अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एड्यू स्पार्क्सिंग की तरफ से मैं आज आपको PSY 510 यानी कि ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के लेक्चर नंबर 24 में वेलकम करता हूं। तो आइए देखते हैं कि आज हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे। आज हम इसमें होप एंड सब्जेक्टिव वेलबींग डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव साइकोलॉजी के दो अहम पर्सपेक्टिव, होप एंड सब्जेक्टिव वेलबींग, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। होप का इंट्रोडक्शन क्या होता है, रिक स्नाइडर की होप थ्योरी क्या है, फैक्टर रिलेटेड टू होप, कौन से फैक्टर हैं जो कि होप को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव वेलबींग यानी कि जो खुशी है, क्योंकि पुरानी थ्योरी साइकोलॉजी में ये माना जाता था कि खुशी को नहीं मेजर किया जा सकता, लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी ने ये चीज़ हमें जाहिर करवाई कि सब्जेक्टिव वेलबींग को डिफाइन भी किया जा सकता है, इसको मेजर भी किया जा सकता है। और तो अगर उसको मेजर कर सकते हैं तो फैक्टर कौन से सब्जेक्टिव वेलबींग के, उसके बाद इसकी डायमेंशंस कौन कौन सी हैं। फिर 5 फैक्टर मॉडल जो सब्जेक्टिव वेलबींग का, उसको हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव वेलबींग डिफरेंट कल्चर्स में किस तरह से है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि एक जो पॉजिटिव मोटिवेशन स्टेट होती है एक पर्सन की, कि वो किसी काम को करेगा और किन तरीकों से करेगा, इसको उन्होंने डिफाइन किया विल पावर में। जबकि पुरानी थ्योरीज में ये माना जाता था कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती थी किसी काम को करने की, कि वो उस काम को अचीव करेंगे या नहीं करेंगे, जो उनका गुमान होता था, उसको हम होप कहते थे। अब हम थ्योरी ऑफ होप की तरफ आते हैं। उसको जो स्नाइडर साहब है, इन्होंने इसको डिफाइन किया है कुछ इस तरह से, दो आइटम्स में। सबसे पहले एजेंसी है कि मैं अपने जो गोल है, जो एक पर्सन के जहन में एक गोल होता है, जो कुछ उसने अचीव करना होता है, उसने पढ़ाई में अच्छे नंबर लेने हैं, उसने गोल सेट किया हुआ है कि उसने अपनी कंपनी को कामयाब बनाना है, तो वो कितनी एनर्जेटिकली, तो कितनी बाकायदगी के साथ, कितनी एनर्जी के साथ वो अपने गोल को परस्यू करता है। दूसरी चीज़ के बहुत सारे तरीके हैं किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के, जो पैथवेज हैं। तो ये उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी थ्योरी ऑफ होप के नाम से। अब इसमें जो फैक्टर रिलेटेड है होप के, सबसे पहले एकेडमिक अचीवमेंट, कि जितना जो कैंडिडेट्स है वो बहुत ज़्यादा होपफुल होगा तो वो उसकी अचीवमेंट एकेडमिक उतनी अच्छी होगी। एथलेटिक अचीवमेंट में होप बहुत काम आती है कि अगर एक जो एथलीट है उसको होप है कि वो एक रेस को रन विन कर लेगा और उसमें कामयाबी हासिल करेगा, तो वो कर लेता है, उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। उसके बाद इमोशनल हेल्थ जो होता है पर्सनस की, जिनको होप, जो होपफुल पर्सन होते हैं तो वो इमोशनली स्टेबल होते हैं, उनकी इमोशनल हेल्थ अच्छी होती है। उसके बाद जो बीमारियां होती हैं, लेट्स सपोज कि अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो जाता है, तो ऐसे पर्सन जो कि होपफुल होते हैं वो अपनी बीमारियों से जल्दी रिकवर हो जाते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद ऐसे लोग जो कि होपफुल होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात को फेस करते हैं और उनको बर्दाश्त कर सकते हैं। अब सब्जेक्टिव वेलबींग यानी कि खुशी की डेफिनेशन को हम देखते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सब्जेक्टिव वेलबींग रेफर्स टू ऑल ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ एवेल्यूएशन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दैट वन मेक ऑफ देयर लाइफ। कि एक जो पर्सन है कि उसकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो उसको वो किस तरह एवेल्यूएट करता है, वो क्या कहता है कि मेरी जो ज़िंदगी है अच्छी है या मेरी ज़िंदगी बुरी है। उसके बाद जो वेलबींग है और इल बीइंग है, ये सब्जेक्टिव होती हैं। अब ये सब्जेक्टिव इस सेंस में होती हैं कि ये एक पर्सन के एक्सपीरियंस के साथ होती हैं। अगर एक पर्सन के साथ बहुत अच्छा कुछ होता है, ऐसा नहीं उसका बुरा होता है, लेकिन उसका अगर बुरा भी होता है तो वो उसको अच्छा समझता है, तो वो उसकी सब्जेक्टिव थिंग है। और अगर वो किसी पर्सन के साथ अच्छा भी होता है लेकिन बुरा भी होता है, लेकिन वो बुरी चीज़ को बहुत ज़्यादा देखता है, तो वो एक मतलब कि सब्जेक्टिव वेलबींग के बजाय सब्जेक्टिव इल बीइंग है। उसके बाद फैक्टर्स रिलेटेड टू जो सब्जेक्टिव वेलबींग यानी खुशी के रिगार्डिंग जो फैक्टर हैं वो टोटल 3 हैं। उनमें सबसे पहले पर्सनैलिटी है कि अगर एक पर्सन की पर्सनैलिटी जो है ये बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है। अगर एक पर्सन है ही नेगेटिव, तो उसकी पर्सनैलिटी जब नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है वो कभी खुश नहीं होगा, वो हमेशा गुस्से में रहेगा या रंजो गम में ही रहेगा। उसके बाद हमारे जो गोल्स होते हैं कि एक जो पर्सन जो कि खुश होता है, जिसके सब्जेक्टिव वेलबींग ज़्यादा होती है, वो पर्सन अपनी ज़िंदगी के वो जो गोल उसने अपने माइंड में सेट किए उनको हासिल करने की कोशिश करता है। उसके बाद जो कोपिंग स्ट्रेटजी होती है कि अगर अल्लाह ना करे कोई बड़ी मुश्किल सिचुएशन आ गई, किसी की डेथ हो गई या कुछ मसला ऐसा हो गया, तो ऐसे पर्सन जो कि सब्जेक्टिव वेलबींग जिनमें ज़्यादा होती है, जो कि अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे पॉजिटिव वे से देखते हैं, खुशी वाली निगाह से देखते हैं, तो उससे कोप अप कर लेते हैं। सब्जेक्टिव वेलबींग की जो डिमेंशन है, सबसे पहले है लाइफ सेटिस्फेक्शन, कि वो पर्सन अपनी ज़िंदगी में जो ओवरऑल एक्सपीरियंस हैं ज़िंदगी की हर फील्ड के, वो उनसे खुश होता है। अगरचे उसके अच्छे कुछ उसमें मामला हों ज़िंदगी के, कुछ बुरे हों, लेकिन ओवरऑल वो अपनी लाइफ को अच्छा देखता है।
सेटिस्फेक्शन विद इंपॉर्टेंट डोमेन्स, कि उसकी जो इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ लाइफ है, उसका वर्क टाइम है, उसके रिश्तेदार हैं, उसकी फैमिली है, उसके डिफरेंट जो टाइप्स उससे रिगार्डिंग हैं, जो कि रिलेटिव्स वगैरह हो जाते हैं, उसकी बीवी हो जाती है। तो अगर वो अपने तमाम डोमेन्स, अपनी शादी से, इन तमाम चीज़ों से अगर वो खुश होता है वो पर्सन, तो वो उस पर्सन की इंपॉर्टेंट डोमेन में एक सेटिस्फेक्शन है, जो कि एक खुशी की या सब्जेक्टिव वेलबींग में एक अहम जो डायमेंशन है। उसके बाद पॉजिटिव इफेक्ट, के हर बंदे के साथ कुछ अच्छा होता है, बुरा होता है, लेकिन इस पर्सन के साथ अगर अच्छा होता है तो वो उस चीज़ को अच्छा समझता है, उसमें अच्छाई ज़्यादा होती है, वो किसी के रिगार्डिंग जो होता है कोई बुरा इमोशन नहीं रखता, अच्छा इमोशन रखता है, वो पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अब हर बंदे के साथ जाहिर सी बात है, ज़िंदगी में ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ बुरा नहीं होता, कुछ लोगों के साथ बुरा होता है, लेकिन वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देखते, वो नेगेटिव इफेक्ट रखते हैं लेकिन बहुत कम रखते हैं। वो जानते हैं कि कुछ ना कुछ ज़िंदगी में होता रहता है, कभी उतार तो कोई चढ़ाव, जब ऐसा कोई मसला आता है तो उसमें कोप अप करते हैं। उसके बाद 5 फैक्टर मॉडल हम देखते हैं, जो कार्डिनल ट्रेड्स हैं 5 फैक्टर, उसमें एक्सट्रोवर्शन है। एक्सट्रोवर्शन से मुराद ये होता है कि जो कोई भी जो एक पर्सन है, उसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है कि वो अपने मामलात को शेयर करता है, वो दूसरों के साथ सपोर्ट लेता है, उसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। उसके बाद न्यूरोटिज्म है कि ऐसे लोगों में बहुत कम ही जहनी बीमारियों का मसला पैदा होता है, जो कि सब्जेक्टिव वेलबींग में बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा कम होता है कि उनको कोई जहनी बीमारी लगती है, वो न्यूरोटिस कम होते हैं। उसके बाद जो एग्रीबलनेस है, ये इनको डिफाइन किया गया है रिवॉर्ड थ्योरी के जरिए, कि ऐसे पर्सन जिनको कोई रिवॉर्ड इस तरह से मिलता है कि उन्होंने कोई बात की है तो वो दूसरे पर्सन के साथ एग्री हो जाते हैं, उनको एग्रीबलनेस कहते हैं। उसके बाद कंसिस्टेंटनेस से मुराद ये है कि ये भी एक तरह का एक रिवॉर्ड है, कि किसी ने कोई काम किया, उसके ज़रिए उसको अप्रिसिएशन मिल गई, उसके बदले उसको कोई इनाम मिल गया, तो वो जो चीज़ रिगार्डिंग है विद रिवार्ड, तो ये वो चीज़ है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद ओपननेस, कि एक जो पर्सन है वो कितना ओपन है विद इफेक्ट टू अपनी लाइफ के एडवर्स सिचुएशंस के साथ और पॉजिटिव सिचुएशन के साथ, वो किस तरह एक्सेप्ट करता है। उसके बाद डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट सब्जेक्टिव वेलबींग होती है। कुछ कल्चर्स में इंडिविजुअल कल्चर्स जो होते हैं, जिसमें इंडिविजुअल्स पर जो पर्सन है उसकी ऑटोनॉमी पर बहुत ज़्यादा कहता है, उसमें पर्सन खुद मुख्तार होता है, वो अपने फैसले खुद करता है। दूसरे कल्चर इस तरह के होते हैं जिसमें जो ग्रुप होता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इससे मुराद ये होता है कि एक पर्सन से ज़्यादा उसकी फैमिली को इंपॉर्टेंस दी जाती है। वो पर्सन, उन पर्सन के ग्रुप में उनकी जो फैमिली होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू द पर्सन सेल्फ। अब जो सब्जेक्टिव वेलबींग होती है वो जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड होती है, और जॉब सेटिस्फेक्शन जो होती है वो डायरेक्टली उसका रिलेशनशिप है सब्जेक्टिव वेलबींग के साथ। अब इसमें दूसरी चीज़ देखने वाली ये है कि जो जिस पर्सन में अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो उसमें सब्जेक्टिव वेलबींग यानी खुशी का फैक्टर बहुत कम होता है। अब हम इसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? जो इसके यूजुअल मेथड है, सेल्फ रिपोर्ट है, सर्वे है। उसके बाद जो रिपोर्ट्स वगैरह हम पर्सन से लेते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी, जो उनके साथ अच्छे ज़िंदगी में मामला तो हुए और कितनी दफ़ा हुए और बुरे मामला में कितनी दफ़ा हुए, अगर वो अपने अच्छे मामला को ज़्यादा याद करते हैं, उनको अच्छा समझते हैं, तो ये एक मेथड है सब्जेक्टिव वेलबींग को मेजर करने का। और उसके बाद कुछ कंट्रीज़ जिनमें इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर पाया जाता है, उनमें खुदकुशी की रेशो बहुत ज़्यादा होती है। अगरचे पर्सन अब खुद की तरफ ऑटोनॉम होता है, अकेला होता है, लेकिन जब उस पर कोई मुश्किल आती है तो उसके साथ फैमिली नहीं खड़ी होती, वो अकेला हो जाता है। इस वजह से उन कल्चर्स में खुदकुशी की रेशो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविज्म में एक पर्सन है, उसको मुश्किलात बहुत सारी देखनी पड़ती हैं, वो फैमिली के साथ रहता है, उसको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जब कोई इशू आता है तो वो उसकी फैमिली उसका साथ देती है। तो इस तरह से उनमें डाइवोर्स रेट और उसके बाद जो स्पेशली खुदकुशी की रेशो, ये सुसाइड की रेशो बहुत कम होती है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आज के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह।